हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू माय चैनल। सो आज हम लोग वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वर्ल्ड वॉर सेकेंड। और यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं जिनमें जर्नल अवेयरनेस से रिलेटेड सिलेबस होता है उसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वर्ल्ड वॉर सेकेंड को इसे टोटल वॉर भी कहा जाता है और ग्लोबल वॉर भी कहा जाता है। टोटल वॉर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ऐसा नहीं था कि सिर्फ सोल्जर्स ही लड़ेंगे, इसमें हर एक कंट्री से हर एक आदमी इन्वॉल्व था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई आदमी फैक्ट्री में काम करता है और वो फैक्ट्री एरोप्लेन्स प्रोड्यूस करती है, फिर कोई भी टैंक बनाती है, तो एक तरीके से तो वो अपनी कंट्री के लिए टैंक बना रहा है, उस फैक्ट्री में काम कर रहा है जो फैक्ट्री टैंक बनाती है। तो उस हिसाब से वो अपनी कंट्री को बचाने में है और दूसरी कंट्री के सोल्जर्स उस पर अटैक करेंगे, उस फैक्ट्री पे और उस पर्टिकुलर आदमी पे। इसीलिए ये तो बस छोटा सा एग्जांपल था, इसीलिए बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे, इसीलिए इसे टोटल वॉर कहा जाता है। ग्लोबल वॉर भी कहा जाता है। वेरी सिंपल, इसका लॉजिक ये है क्योंकि ये पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और पूरे यूरोप में और बहुत सारे जगह पे ये लड़ाई चली थी, इसीलिए इसे ग्लोबल वॉर भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1939 1 सितंबर से। कई लोग मानते हैं कि इसकी शुरुआत 1937 से हुई थी क्योंकि उस समय सीनो जापानीज़ वॉर था। सो सीनो जापानीज़ वॉर के दौरान वॉर हुआ था, जिससे लोग मानते हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड तब से ही शुरू हो गया था। कई लोग नहीं भी मानते हैं, कई लोग इस चीज़ को भी इंक्लूड कर देते हैं। और ये ख़त्म हुआ था अगस्त में 1945 में। अगस्त 1945 को ये वॉर ख़त्म हुई थी, इसका एंड हुआ था। तो ये जो सीनो जापानीज़ वॉर थी, इसमें सीनो मतलब चाइना और जापानीज़ वॉर तो मतलब जो चाइना और जापान के बीच में वॉर हुई थी उसे भी कई लोग वर्ल्ड वॉर सेकेंड की शुरुआत मानते हैं। तो इस वॉर के दौरान अराउंड 60 to 80 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी, करीब 6 से 8 करोड़ लोगों की डेथ हुई थी। उसमें से 5 करोड़ सिविलियंस थे और 25 मिलियन सोल्जर्स थे। तो 2.5 करोड़ सोल्जर्स की डेथ हुई और 5 करोड़ उसमें से सिविलियंस थे। ये अभी तक के इतिहास की सबसे डेडलीस्ट वॉर हुई थी, डेडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री। ये ऐसी वॉर थी जिसमें सबसे ज़्यादा लोग इसी वॉर में मारे गए। तो अब मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से देश थे, कौन कौन सी कंट्रीज़ थी जो एक दूसरे के अगेंस्ट थी। तो यहाँ पे ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एलाइज और एक्सिस पावर्स। सो एलाइज को अलाइड कंट्रीज़ भी बोला जाता है। ये वो कंट्रीज़ थी जो जर्मनी के अगेंस्ट थी, और एक्सिस पावर्स वो कंट्रीज़ जो जर्मनी के साथ थी। तो अलाइड कंट्रीज़ में यहाँ पे यूके, फ्रांस, यूएसए, यूएसएसआर, चाइना, पोलैंड, यूगोस्लाविया और ग्रीस है। एक्सिस पावर्स में नाजी जर्मनी, जिसे थर्ड राइश भी कहा जाता है, इटली और जापान। ये सारी कंट्रीज़ थी जो जर्मनी के अगेंस्ट थी। अब इसमें आपको सिर्फ ये 5 कंट्रीज़ याद कर लेनी है, यूके, फ्रांस, यूएसए, यूएसएसआर और चाइना भी। तो ये 5 कंट्रीज़ आपको याद करनी है, ये मेन इम्पॉर्टेंट है। और एक्सिस पावर्स में यहाँ जो इटली लिखा है ये अलाइड कंट्रीज़ में था। बस एक छोटा सा डिफरेंस है यहाँ पे कि यहाँ पे ये एक्सिस पावर्स में लिखा है बट ये अलाइड कंट्रीज़ में था। तो यहाँ पे आप मैप पे देख सकते हैं जितने भी ग्रीन शेडेड पार्ट्स हैं, जितना भी ग्रीन शेडेड पोर्शन है वो सारे अलाइड कंट्रीज़ हैं, और जितना भी ब्लू शेडेड पोर्शन है वो सारे एक्सिस पावर्स हैं, जो भी कंट्रीज़ जो भी जर्मनी के साथ थे। तो इधर आप देख सकते हैं कि यूके, फ्रांस और ये
यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, पूरा ये। फिर एक्सिस पावर्स में जो कंट्रीज़ थी तो वो ब्लू कलर में शेडेड है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जापान जिसने कोरिया को इन्वेड कर लिया था। यहाँ पे जर्मनी, इटली, ये सारे कंट्रीज़ जितने भी ब्लू शेडेड हैं वो सारे जर्मनी के साथ थे। तो आप जो इधर देख रहे हैं ये वाला एरिया ये लीबिया था, जो कि इटली की ही कॉलोनी था। ये वाले भी एरिया जो है वो इटली की ही कॉलोनी में है। नाउ यू विल सी इंडिया शेडेड इन ग्रीन पोर्शन। नाउ व्हाई इज़ दिस? बिकॉज उस समय ब्रिटिशर्स इंडिया पे आए थे, तो उस टाइम ब्रिटिशर्स अपना शासन प्रशासन चला रहे थे और ब्रिटेन अलाइड कंट्रीज़ में था, यूके, ब्रिटेन, जो जर्मनी के अगेंस्ट था। और ब्रिटिशर्स तब इंडिया पे आए थे और अपना शासन चला रहे थे, इसीलिए यहाँ पे ये शेडेड है ग्रीन कलर में। तो इंडिया भी एज अ अलाइड कंट्री ही था। और यहाँ पे बहुत सारे अलाइड कंट्रीज़ थे, जैसे कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, बहुत सारे कंट्रीज़। अब इस वॉर के क्या कारण थे? तो सबसे पहला टॉपिक है राइज ऑफ मिलिटरिज्म इन जापान। तो इसका मतलब ये हुआ कि जापान बहुत ज़्यादा मिलिट्री में बहुत ज़्यादा आगे था, मतलब बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा उसकी राइज़ थी। और वो ऑलरेडी मतलब 19th सेंचुरी में ही वो ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज़ को इन्वेड कर चुका था, जो छोटी मोटी उसके आसपास की कंट्रीज़ थी, नेबरहुड कंट्रीज़, बहुत सारी कंट्रीज़ को वो ऑलरेडी इन्वेड कर चुका था। तो अब द अनजस्ट ट्रीटी ऑफ वर्साइल। तो इस ट्रीटी ऑफ वर्साइल को बहुत अनजस्ट माना गया। क्यों? क्योंकि जर्मनी के अगेंस्ट जितने भी क्योंकि उसी को जर्मनी को ही ऐसा बोला गया था कि वर्ल्ड वॉर 1 में जितना भी लॉस हुआ था वो सारा उसका पेमेंट सारा जर्मनी करेगा अदर कंट्रीज़ को, क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जितनी डिस्ट्रक्शन हुई, जितना लॉस हुआ, वो सब जो बोला गया कि जर्मनी ही इसका ज़िम्मेदार है। और इधर फ्रांस ने कई बार जर्मनी को पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया के सामने नीचा दिखाने की कोशिश की, मतलब बहुत अलग सा बिहेवियर किया फ्रांस ने जर्मनी के साथ। तो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच का जो 20 साल का वक्त था उसमें फ्रांस ने बहुत नीचा दिखाने की कोशिश की जर्मनी को। और यही रीज़न था कि जर्मन्स, जो कि जर्मनी के लोग थे, वो इस ट्रीटी ऑफ वर्साइल से बिल्कुल भी ऐसा एग्री नहीं करते थे, इसके बिल्कुल अगेंस्ट थे, बिल्कुल इससे एग्री नहीं करते थे जर्मनी के लोग। और इसी चीज़ का फ़ायदा अडोल्फ हिटलर ने उठाया और हिटलर के बारे में हम लोग आगे जानेंगे इसी वीडियो में। देन डिमांड्स ऑफ इम्पीरियलिज्म। तो जितने भी नए इम्पीरियलिस्ट थे वर्सेस ओल्ड वंस, तो नए इम्पीरियलिस्ट के अगेंस्ट थे ओल्ड वंस, जितने भी ओल्ड इम्पीरियलिस्ट थे। तो न्यू इम्पीरियलिस्ट में थे जर्मनी और जापान, और ओल्ड वन में थे यूके और फ्रांस। तो जर्मनी और जापान के अगेंस्ट थे यूके और फ्रांस। इन दोनों का कंपटीशन था, मतलब कि जर्मनी और जापान के कंपटीशन में यूके और फ्रांस थे। तो अब जैसे कि जर्मनी ने अपनी धीरे धीरे करके कॉलोनीज़ बढ़ाने लगी थी, लैंड एरिया बढ़ाने लगा था, बहुत सारी कॉलोनीज़ अपने अंडर कर ली थी। तो उसी के कंपटीशन में यूके और फ्रांस थे कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, मतलब बेसिकली कौन ज़्यादा से ज़्यादा एरिया अपने अंदर कर सकता है, कौन ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनीज़ बना सकता है और किसके पास ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स होंगे, ये बेसिकली न्यू इम्पीरियलिस्ट और ओल्ड इम्पीरियलिस्ट कंपटीशन रखते थे। फिर है राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड डिक्टेटरशिप्स इन जर्मनी एंड जापान। और जर्मनी और जापान के साथ साथ इटली भी, ये याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा इटली और जापान ही है, आई मीन जर्मनी और जापान, बट इटली भी
और यहाँ का जो डिक्टेटर था वो था मुसोलिनी। तो अब जैसा कि जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी और जापान में हालांकि जापान में उस टाइम पे जो थे राजा महाराजा हुआ करते थे, बट स्टिल उसकी जो मिलिट्री आर्मी फोर्सेस थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। इस वजह से वह एक डिक्टेटर की तरह ही बर्ताव करते थे। तो जर्मनी, जापान और इटली में नेशनलिज़म की बहुत ज़्यादा राइज़ हो गई थी, बहुत ज़्यादा नेशनलिज़म हो गया था, जिससे इन कंट्रीज़ के डिक्टेटर्स को लगता था, जैसे जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी, तो इन्हें लगता था कि ये बहुत ज़्यादा बड़े हैं और उन्हें ऐसा लगता था कि वो लड़ाई जंग लड़कर जीत कर कुछ भी हासिल कर सकते हैं। फिर फेलियर्स ऑफ लीग ऑफ नेशन, जिसके तहत ट्रीटी ऑफ वर्साई बनाया गया था, और इसका जो मेन मकसद था कि आगे आने वाले वॉर्स और जितने भी वर्ल्ड वॉर होंगे उन सब को रोकना, जिसमें ये बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ था। इसीलिए यहाँ पर दिया गया फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। तो इसमें मंचूरिया, इथोपिया, जर्मनी, कुछ ऐसे मंचूरिया तो खैर कंट्री नहीं, वो एक चाइना का ही एक पार्ट था। चाइना का सिटी ले लो या कुछ भी ले लो, और इथोपिया और जर्मनी कंट्रीज़ थे। तो मंचूरिया को तो जापान ने ऑलरेडी 1931 में इन्वेड कर लिया था चाइना से। लाइक दैट ओनली इथियोपिया पे इटली ने हमला किया, अटैक किया और उसे भी अपनी कॉलोनी बना दी। तो इटली कॉलोनी मतलब इटली की ही कॉलोनी में अब इथियोपिया आता है। और जब जर्मनी ने राइनलैंड को इन्वेड कर दिया तभी भी लीग ऑफ नेशन कुछ नहीं कर पाया। तो मंचूरिया भी इन्वेड हुआ, तब भी कुछ नहीं हो पाया। इथियोपिया भी, इटली ने इथियोपिया को भी इन्वेड कर लिया, अब वो इटली की कॉलोनी में ही आया, तो तब भी लीग ऑफ नेशन कुछ नहीं कर पाया। और जब जर्मनी ने राइनलैंड को इन्वेड किया तभी भी लीग ऑफ नेशन कुछ नहीं कर पाया। इसीलिए ये बहुत बड़ा एक फेलियर था। उसके बाद है इरेशनल बाउंड्रीज ड्रॉन आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज़ और भी बहुत सारी कंट्रीज़ बनाई गई, और जो नई कंट्रीज़ बनाई गई इन देशों की बाउंड्रीज़ को आर्टिफिशियली ड्रॉ किया गया। तो इसी वजह से कई सारे जर्मनी के लोग, जर्मन्स जो थे, पोलैंड में चले गए थे। पोलैंड भी एक नया देश बनाया गया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद, तो बहुत सारे जर्मन्स पोलैंड में चले गए थे और कई लोग चेकोस्लोवाकिया में चले गए। हालांकि वो अपने आप को चेकोस्लोवाकिया के मानते नहीं थे, वो अपने आप को जर्मन्स ही मानते थे। तो सबसे महत्वपूर्ण कारण था हिटलर, और उधर जो उसकी पार्टी थी NSDAP। तो ये नाम आपको याद रखना है, और इसका फुल फॉर्म है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, और इसे कई बार नाजी पार्टी भी कहा जाता है। तो आप ये नाम याद रख सकते हैं, नाजी पार्टी। इसे मैं कैपिटल लेटर्स में लिख देती हूँ, नाजी पार्टी। तो फिर एंटी सेमाइटिक, जो कि एंटी ज्यूस थी वो, और उसी के साथ साथ ये लोग मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म के साथ बिल्कुल खिलाफ थे। और उनका मानना था कि जो आर्यन रेस है, और ये भी उनका मानना था कि जर्मनी के जितने लोग हैं उन्हें या तो जर्मनी से निकाल देना चाहिए या तो मार देना चाहिए। फिर 1933 जनवरी में हिटलर चांसलर बन गया जर्मनी का। चांसलर प्राइम मिनिस्टर की तरह ही होता है, जर्मनी में इस पोस्ट को चांसलर कहा जाता है। तो वहाँ के जो राजा थे उन्होंने हिटलर को एज अ चांसलर चूज़ किया। अब जब हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया तो उसने अपनी आर्मीज़ बनाई और एयरफोर्स बनाया। हालांकि ट्रीटी ऑफ वर्साइल के उसमें
ट्रीटी ऑफ वर्साइल में जर्मनी को ये सब अलाउड नहीं है कि वो आर्मी और एयर फोर्सेस बनाए। फिर हिटलर ने एक ऐसा रूल बनाया ज्यूज़ के लिए कि जितने भी ज्यूज़ हैं उन्हें अपने हाथ पर एक ऐसा सिंबल बनाना होगा, या फिर एक ऐसा कुछ तो हाथ में पहनना, या फिर कुछ भी, मतलब एक ऐसा सिंबल चाहिए था जिससे उनकी पहचान हो कि वो ज्यूज़ हैं। कुछ इस तरीके का वो सिंबल था। फिर उसके बाद सिविल लिबर्टीज़ को सस्पेंड कर दिया गया था और इसमें डेमोक्रेसीज़ ख़त्म हो गई। मतलब कि हिटलर ने उसके बाद कोई चुनाव करवाए ही नहीं। डेमोक्रेसीज़ एकदम ख़त्म हो गई, कोई चुनाव नहीं हुए और ये सब कुछ हिटलर ने बंद करवा दिया और वो डिक्टेटर बन गया जर्मनी का। फिर आता है सेकेंड सीनो जापानीज़ वॉर। अब ये वॉर शुरू हुई थी 1937 में, बट उससे पहले ही जापान ने बहुत सारे देशों को इन्वेड कर लिया था। तो 1910s में कोरिया को इन्वेड किया गया, 1931 को मंचूरिया इन्वेड हो गया और इतनी कंट्रीज़ को इन्वेड करने के बाद 1937 में जापान ने पूरी तरीके से चाइना पे हमला कर दिया। इस समय चाइना में ऑलरेडी सिविल वॉर चल रही थी दो पार्टीज़ के बीच में। पहला था नेशनलिस्ट और दूसरा था कम्युनिस्ट, और ये चल रहा था कि चाइना पे, देश पे किसका राज होगा, नेशनलिस्ट का या फिर कम्युनिस्ट का। और इस सिविल वॉर का फ़ायदा जापान ने उठाया और जापान ने चाइना पे वॉर करने के लिए अटैक कर दिया। और ये वॉर 1945 तक, ये जो चीज़ थी पूरा, ये सीनो जापानीज़ वॉर, सेकेंड सीनो जापानीज़ वॉर, ये 1945 तक ऐसी ही चलती रही जब तक जापान ने सरेंडर नहीं कर दिया। तो इस मैप पे आप देखेंगे कि ये जापान है और सबसे पहले 1910 में उसने कोरिया को इन्वेड कर लिया। फिर जापान को उसने किया 1931 में, इधर मंचूरिया को कर दिया। अब इसका नाम बदल के मंचूकुओ कर दिया गया है। फिर और भी ये बहुत सारे चाइना के पार्ट्स पे जापान ने इन्वेड कर लिया। और ये जितने भी आप शहर देखोगे समुद्र तट के किनारे, हांगकांग, जितने भी यहाँ पे शहर हैं, ये सारा भी इन्वेड हो चुका था जापान के द्वारा। और ये कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स हैं पैसिफिक ओशन में, ये भी जापान ने अपने अंडर कर लिया था। इधर पे भी उसने कब्ज़ा कर लिया था। तो जापान अपने आप में एक बहुत बड़ा इम्पीरियलिस्ट पावर बन गया था। तो अब हम लोग देखेंगे यूरोप के मैप को और जानेंगे कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड कैसे शुरू हुआ। बट उससे पहले आपको यूरोप का मैप उस ज़माने का पता होना चाहिए जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था, क्योंकि अभी ये मैप थोड़ा सा अलग है। तो ये मैप पर्टिकुलरली वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बीच का है, मतलब जो 20 साल का जो बीच में गैप था, ये तब का मैप है। तो यहाँ पर ये है जर्मनी, ये एक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद एक और देश बनाया गया पोलैंड, ये यूएसएसआर सोवियत यूनियन, और यहाँ पे ये 3 देश हैं एस्टोनिया, लत्विया और लिथुएनिया। और फिर जर्मनी की एक नेबर कंट्री है ऑस्ट्रिया, और जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच में है चेकोस्लोवाकिया, उसके नीचे है हंगरी, फिर रोमेनिया, बल्गेरिया और भी बहुत सारी कंट्रीज़, और एक और कंट्री है यूगोस्लाविया। और ये जो यूगोस्लाविया है, ये पहले ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर का एक
पार्ट था, एक हिस्सा था, जो कि उस समय एक अलग कंट्री में हो गया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद, जो कि था यूगोस्लाविया। फिर यहाँ पर है इटली, ये स्विट्ज़रलैंड, जो कि दोनों वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही किसी भी कंट्री के मतलब किसी भी साइड नहीं था, मतलब वो अलाइड कंट्रीज़ में भी नहीं था, और जो कंट्रीज़ होती है जो वॉर करती है उनके साथ भी नहीं था। बेसिकली ये दोनों वॉर के टाइम पे न्यूट्रल था। फिर ये फ्रांस और ये ब्रिटेन। अब हम बात करेंगे कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड से पहले यूरोप में क्या क्या घटनाएं घटी। तो हिटलर ने 1936 में राइनलैंड नाम एक एरिया था, वहाँ पर फौज वापस भेजी थी, मतलब रीमिलिटराइजेशन हो गया राइनलैंड में। तो आप जो ये शेडेड एरिया देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, यहाँ से राइन रिवर गुज़रती है, तभी इसे राइनलैंड वाला एरिया क्या कहा जाता है। दूसरा, जर्मनी ने रोम और बर्लिन के बीच एक समझौता करवाया, जिसे कहा जाता है रोम बर्लिन एक्सिस, और यहीं से ये शब्द निकल कर आया, नोन एज एक्सिस पावर्स। फिर जर्मनी ने जापान के साथ भी एक समझौता किया। फिर 1938 में जर्मनी ने कुछ कंट्रीज़ को इन्वेड कर लिया। तो एनेक्सेशन ऑफ ऑस्ट्रिया, एनेक्सेशन मतलब किसी भी कंट्री के किसी भी पार्ट को अपने अंडर, मतलब बेसिकली उस एरिया पे कब्ज़ा कर लेना, तो इसे कहा गया एनशलूज। और इस वर्ड का मीनिंग होता है जॉइनिंग, रफली मतलब कि जर्मनी में इस वर्ड को कहा जाता है नोन एज जॉइनिंग। तो हिटलर ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया का एनेक्सेशन करा दिया, मतलब बेसिकली दोनों कंट्रीज़ की जॉइनिंग हो गई। और हिटलर ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसका मानना था कि ऑस्ट्रिया एक ऐसी कंट्री है जो पहले जर्मनी का, मतलब उसी की कंट्री का पार्ट हुआ करता था। इसी वजह से ऑस्ट्रिया में बहुत सारे जर्मन्स रहते हैं, और हिटलर का ऐसा मानना था कि ये ऑस्ट्रिया एक अलग देश है ही नहीं, वो जर्मनी का ही पार्ट है। इस देश को ज़बरदस्ती वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद फॉर्म किया गया। इस देश का ज़बरदस्ती, मतलब ऑस्ट्रिया एक अलग कंट्री बनी, क्योंकि हिटलर का ये मानना था कि ये ऑस्ट्रिया जर्मनी का ही एक हिस्सा है। उसके बाद है सुडेटेनलैंड। ये एक चेकोस्लोवाकिया का एरिया था, जहाँ पर मतलब एक ऐसा एरिया चेकोस्लोवाकिया का जिसे सुडेटेनलैंड कहा जाता था, और वहाँ पर ऑलमोस्ट अराउंड 30 लाख, मतलब 3 मिलियन जर्मन्स रहते थे। इसीलिए हिटलर ने कहा कि ये वाला एरिया सुडेटेनलैंड चेकोस्लोवाकिया का, ये तो फॉर श्योर हमारा ही है, ये तो फॉर श्योर हमारा है। इसके बाद जब हिटलर ने ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया को अपने अंडर कब्ज़े में ले लिया, उसके बाद भी ब्रिटेन और फ्रांस ने कुछ नहीं बोला। तो उन्होंने अपीज़मेंट पॉलिसी फॉलो की। उनका मानना था कि इतने छोटे छोटे देशों के लिए हम वर्ल्ड वॉर सेकेंड नहीं करा सकते हैं, मतलब इतने छोटे छोटे देश अगर हिटलर अपने मतलब अंडर कर रहा है, मतलब बेसिकली कब्ज़ा कर रहा है, तो करें, हम इस चीज़ पे वर्ल्ड वॉर सेकेंड नहीं करा सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये जितने भी छोटे छोटे देश ले रहा है हिटलर, वो लेने दो, इसके बाद शांत बैठ जाएगा। बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। तो देखिए, ये जो पर्पल शेडेड, ये वाला जो शेडेड एरिया है, ये वाला एरिया था चेकोस्लोवाकिया का, जो सुडेटेनलैंड था। देखिए, ये पूरा एरिया तो चेकोस्लोवाकिया है ही, पर इसमें से ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये सुडेटेनलैंड था, जहाँ पे मैंने बताया ऑलमोस्ट अराउंड 30 लाख जर्मन्स रहते थे, इसलिए। और ये वाला जो आप हिस्सा देख पा रहे हैं, ये ऑस्ट्रिया था, जो कि जर्मनी ने कब्ज़े में कर लिया था, हिटलर ने। अब जब एक बार हिटलर ने सुडेटेनलैंड को कब्ज़ा कर लिया, अपने अंडर कर लिया,
तो उसने पूरा वो रुका ही नहीं, उसने पूरे चेकोस्लोवाकिया पे अटैक किया और उसे भी अपने देश का हिस्सा बनाया मार्च में। तो एंटायर चेकोस्लोवाकिया वॉज अटैक्ड एंड वॉज conquered by Germany in month of March. नेक्स्ट टारगेट वॉज पोलैंड। तो अब हिटलर का दूसरा टारगेट था, वो था पोलैंड। बट यूक्रेन फ्रांस और यूके ने प्रोटेक्शन प्रॉमिस किया था पोलैंड से कि अगर हिटलर और जर्मनी तुम्हारे देश पर, मतलब तुम्हें अटैक करेगा तो हम तुम्हें प्रोटेक्ट करने आएंगे, ऐसा उन्होंने प्रॉमिस किया था। पर जब हिटलर ने अटैक किया पोलैंड पे, ना यूके आया और ना ही फ्रांस आया पोलैंड को बचाने। और उसी साल जर्मनी में हिटलर ने यूएसएसआर के साथ एक समझौता किया जिसका नाम था मोलोटोव राइबेंट्रॉप पैक्ट। तो मोलोटोव राइबेंट्रॉप पैक्ट बिटवीन जर्मनी एंड यूएसएसआर। तो इस पैक्ट में उन्होंने ये डिसाइड किया, यूएसएसआर और जर्मनी ने, कि हम लोग वॉर नहीं करेंगे। और उन्होंने सीक्रेट प्लानिंग्स भी बनाई कि हम लोग पोलैंड पे हमला करेंगे, क्योंकि जो यूएसएसआर था वो भी पोलैंड पे उसका टारगेट था, उसे भी पोलैंड चाहिए था, और जो जर्मनी था उसे भी पोलैंड चाहिए था। तो दोनों कंट्रीज़ का इंटरेस्ट सेम था। और इसी का फ़ायदा हिटलर ने उठाया। तो यूएसएसआर और जर्मनी ने ये डिसाइड किया कि जब जर्मनी यहाँ से पोलैंड पे हमला करेगा तब यूएसएसआर पोलैंड पे यहाँ से हमला करेगा, जिससे पोलैंड पे दोनों साइड से हमला होगा। और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज था जर्मनी के लिए, बहुत बड़ा एडवांटेज था हिटलर के लिए। और बाद में अटैक करने के बाद ये लोग पोलैंड को दो हिस्सों में बांट लेंगे। तो जिससे जो ये लोग ऐसे दो हिस्सों में बांट लेंगे, जिससे जो ये वाला हिस्सा होगा वो यूएसएसआर का होगा और जो ये वाला हिस्सा होगा वो जर्मनी का होगा। अब इधर देखिए ध्यान से, जर्मनी ने पोलैंड पे 1 सितंबर को अटैक किया 1939 पे, और उसी दिन वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू हो गया। देखिए, वॉर ब्रेक्स आउट 1939। 1 सितंबर को जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया और उसी दिन वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है वो स्टार्ट हो गया। और इसी पे फ्रांस और यूके ने जर्मनी पे वॉर की घोषणा कर दी, वॉर डिक्लेयर कर दी। और यूएसएसआर अटैक्स पोलैंड फ्रॉम ईस्ट, और इस साइड से जर्मनी के बॉर्डर वाले साइड से जर्मनी ने अटैक किया पोलैंड पे, और ईस्ट से यूएसएसआर ने अटैक किया। इसके बाद आप देखें मैप पर, तो ये पूरा जो हिस्सा था, ये देखिए यहाँ, ये पूरा हिस्सा पोलैंड था, ये हिस्सा पूरा जर्मनी का हो गया, और ये वाला हिस्सा पूरा यूएसएसआर का हो गया। ये देखिए, फिर जर्मनी ने डेनमार्क और नॉर्वे पे भी अपना कब्ज़ा कर लिया, और डेनमार्क पे कब्ज़ा करने में जर्मनी को 3-4 घंटे भी नहीं लगे, और नॉर्वे को भी 3-4 हफ्तों में इन्वेड कर लिया गया जर्मनी द्वारा। फिर जर्मनी ने बेल्जियम और नीदरलैंड के थ्रू फ्रांस पर हमला किया। जैसा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हुआ था, सेम वही वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हुआ। जर्मनी ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स के थ्रू फ्रांस पर हमला किया, अटैक किया, और उसी दौरान उन्होंने बेल्जियम और नीदरलैंड्स पे भी कब्ज़ा कर लिया। उन दो देशों पे भी उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। तो आप सोचिए कि जर्मनी को 4 देशों पे 4 कंट्रीज़ पे इन्वेड करने में 4 महीने का भी टाइम नहीं लगा। और जब बेल्जियम के थ्रू और नीदरलैंड्स के थ्रू जर्मनी ने फ्रांस पर अटैक किया,
उस दौरान फ्रांस हार गया और जर्मनी ने फ्रांस पर भी अपना कब्ज़ा कर लिया, फ्रांस को भी इन्वेड कर लिया। और सोवियत यूनियन जो यूएसएसआर कंट्री थी, उसने जितने भी बाल्टिक सी से अटैच स्टेट्स थे, बाल्टिक स्टेट्स थे, उन सब पे कब्ज़ा कर लिया और फिनलैंड को भी यूएसएसआर ने इन्वेड कर लिया। और जून में इटली ने जर्मनी को ज्वाइन कर लिया और फ्रांस को इन्वेड कर लिया, फ्रांस पे कब्ज़ा कर लिया जर्मनी के साथ। फिर फ्रांस हार मान गया और जर्मनी ने फ्रांस को भी इन्वेड कर लिया। तो अब जब जर्मनी ने इतने सारे कंट्रीज़ को बहुत कम टाइम में इन्वेड कर लिया, अपना कब्ज़े में कर लिया, तो बाकी कंट्रीज़ में भी हिटलर का डर हो गया और बाकी कंट्रीज़ को भी लगने लगा कि हाँ, अब जो जर्मन फोर्सेस है, जर्मनी की जो भी मिलिट्री फोर्स है, जो भी एयर फोर्स है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो सबके मन में हिटलर का डर बैठ गया और ये हिटलर के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज भी था। फिर जर्मनी ने ब्रिटेन पे अटैक किया और क्योंकि ये ब्रिटेन और फ्रांस एक साथ थे, बट फ्रांस ऑलरेडी इन्वेड हो चुका था जर्मनी द्वारा, इसीलिए अब ब्रिटेन एक बस ऐसी कंट्री थी जो कि जर्मनी के अगेंस्ट थी। क्योंकि सोवियत यूनियन यूएसएसआर ने जर्मनी के साथ एक पीस एग्रीमेंट साइन किया था, जिस पर साफ साफ लिखा था कि सोवियत यूनियन और जर्मनी कभी वॉर नहीं करेंगे। और जर्मनी ने ब्रिटेन पर अटैक किया थ्रू उसकी एयरफोर्स के द्वारा अटैक किया, जिसे लुफ्टवाफे भी कहा जाता है। और बहुत सारे वहाँ पे सिटीज़ और बहुत सारे एरिया पे बॉम्ब गिराए गए, बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग हुई गई। और मेन रीज़न कि हिटलर ने बॉम्ब्स के थ्रू, लुफ्टवाफे के थ्रू ही अटैक किया वाज दैट कि हिटलर चाहता था कि यूके मतलब ब्रिटेन जर्मनी के साथ एक कोई समझौता कर ले, बट ऐसा नहीं हुआ। फिर जापान, जर्मनी और इटली ने एक समझौता किया जिसे कहा जाता है द ट्राईपार्टाइट पैक्ट बिटवीन जापान, जर्मनी एंड इटली। और यहीं से शुरुआत हुई एक्सिस पावर्स की। बाद में हंगरी, बुल्गारिया और रोमानिया ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया। तो अब हम बात करेंगे इंग्लैंड के बारे में। तो इधर जो इजिप्ट आप देख सकते हैं, वो यूके की कॉलोनी में था, इंग्लैंड की कॉलोनी में। और लीबिया इटली की कॉलोनी में था। और ये जो 3 देश हैं इधर, मोरक्को, अल्जीरिया और टंजानिया, ये तीनों कंट्रीज़ फ्रांस के अंडर थे। ये देखिए, अल्जीरिया, मोरक्को और तंजानिया। तो यहाँ पे जो इटली की कॉलोनी थी, जो कि लीबिया थी, उन्होंने इजिप्ट पे अटैक किया, यूके वाली साइड। बट ब्रिटिशर्स ने, यूके ने वापस इटली की तरफ वो अटैक कर दिया। अब जैसे ही हिटलर को पता चला कि इटली फोर्सेस हार रही है, वापस इटली हारने लगी है, वैसे ही हिटलर ने जर्मनी फोर्सेस को, जर्मनी के जितने भी सोल्जर्स थे, उनको इटली में भेजा। और जब जर्मन सोल्जर्स एक बार लीबिया में आ गए, तो उन्होंने वापस से इजिप्ट पे हमला किया और जितने भी ब्रिटिशर्स थे उन्हें वापस इजिप्ट में भेज दिया गया।
फिर 1941 में हिटलर ने प्लान बनाया यूएसएसआर पे अटैक करने का जून के महीने में, क्योंकि हिटलर को लेबोन्सराउम चाहिए था, मतलब लिविंग स्पेस, रहने की जगह। और हिटलर का ऐसा मानना था कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उसकी कंट्री में उतनी ज़्यादा उसे अनाज की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो वो अनाज को, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए भी एक प्लेन लैंड एरिया चाहिए था। और कहीं ना कहीं हिटलर के मन में ये डर भी था कि कल को अगर कभी फ्यूचर में कभी सोवियत यूनियन ने, यूएसएसआर ने वो जो समझौता था, वो जो पैक्ट था, वो अगर उसने तोड़कर जर्मनी पे अटैक किया तो बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता था। इसलिए हिटलर ने प्लान बनाया कि जून में 1941 में हम लोग यूएसएसआर पे अटैक करेंगे, जितने भी एक्सिस पावर्स वाली कंट्रीज़ थी। पर जैसे ही ठंड का महीना आया, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होने लगी यूएसएसआर में, जिससे जर्मन आर्मी आगे तो गई बट और अंदर तक नहीं जा पाई, क्योंकि उतनी ज़्यादा स्नोफॉल और उतनी ज़्यादा बर्फ़ में कोई भी आर्मी का बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आप मैप में यहाँ देख सकते हो, जितने भी यहाँ पे रेड शेडेड कंट्रीज़ हैं, ये सारे एक्सिस पावर्स वाली कंट्रीज़ हैं। ये सारा एरिया जो रेड शेडेड है वो सारा जर्मनी के अंडर है। तो फ्रांस जर्मनी ने जीत लिया था और बहुत सारी कंट्रीज़ पे उसने इन्वेड कर लिया था ऑलरेडी। और कुछ ऐसी भी कंट्रीज़ थी जिन्हें जर्मनी को ज्वाइन कर लिया था, जैसे कि इटली, यहाँ पे बुल्गारिया, रोमेनिया। तो यहाँ आप देख सकते हो, ट्राई तो किया उन्होंने बहुत अंदर जाने का, हालांकि बहुत अंदर भी गए, बट ड्यू टू वेरी मच स्नोफॉल वो लोग और अंदर नहीं जा पाए, और इसीलिए सारे एक्सिस पावर्स वाली कंट्रीज़ की आर्मी को वहीं रुकना पड़ा। और फिर जब 1942 में यूएसए ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड में एंट्री ली, तब बहुत सारे बैटल्स हुए यूएस और जापान के बीच में। पैसिफिक ओशन में बहुत सारा बैटल्स हुआ गया, और जितने भी पैसिफिक ओशन में छोटे छोटे आइलैंड्स थे जो जापान ने इन्वेड किए थे, उन सारे आइलैंड्स पे यूएस ने एक एक करके बॉम्ब गिराए। और उसके 2 साल बाद 1944 में यूएस ने लगभग सारे आइलैंड जापान से जीत लिए। फिर यहाँ पे 2 लड़ाइयाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, बैटल ऑफ मिडवे और ये ग्वाडलकनाल। तो बैटल ऑफ मिडवे में जापान सबसे पहले हारा था, और जो ग्वाडलकनाल वाली लड़ाई थी, यहाँ पे कई सैनिक मारे गए। और ये जो बैटल ऑफ मिडवे है, ये एकदम पैसिफिक ओशन के बीच में, मिडवे एक आइलैंड का नाम है, एकदम जो मिडवे आइलैंड है पैसिफिक ओशन के एकदम बीच में, वहाँ पर हुई थी। तो यहाँ बैटल ऑफ मिडवे में जापान सबसे पहले हारा, फिर ग्वाडलकनाल, और धीरे धीरे करके सारे आइलैंड यूएस ने जापान से जीत लिए। तो अभी तक जितने भी एक्सिस पावर्स, जितने भी कंट्रीज़ को उन्होंने इन्वेड किया है, जितने भी वॉर एक्सिस पावर्स जीते थे, वो अब बंद हो गए, और रशियंस ने जर्मन्स को पुशबैक करना भी स्टार्ट किया। बट इस लड़ाई में बहुत सारे लोगों की जान गई, लॉस ऑफ लाइफ, और बहुत सारे वॉर क्राइम्स कमिटेड हुए, और इस वॉर के दौरान 1 करोड़ लोग मारे गए थे। तो इसमें 2 नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, ये सेज लेनिनग्राड और स्टेलिनग्राड। तो ये जो सेज ऑफ लेनिनग्राड है, वो आज के टाइम पे, अभी के टाइम पे सेंट पीटर्सबर्ग शहर है, और स्टेलिनग्राड अभी के टाइम का वोल्गोग्राड शहर है। 1942 में अलाइड आर्मीज़ ने, जितनी भी अलाइड कंट्रीज़ थी, उन्होंने जर्मन्स और इटालियंस को नॉर्थ अफ्रीका में भी हरा दिया। वहाँ उन्होंने लीबिया में उन्हें हराया, और लड़ते लड़ते वो ट्यूनीशिया तक पहुँच गए,
और 1943 की स्टार्टिंग में ही टूनीशिया में जो जर्मन्स और इटालियंस आर्मी की फ़ौज थी उन्हें वहाँ से भी हटा दिया गया। और इसी तरह नॉर्थ अफ्रीका में अलाइड आर्मीज़ की जीत हुई, जितनी भी अलाइड कंट्रीज़ थी। अब 1944 में सोवियत आर्मीज़ धीरे धीरे ईस्टर्न एरिया में आगे बढ़ रही थी और एक एक कर जितने भी देश जिन्हें जर्मनी ने इन्वेड किया था उन्हें जर्मनी से आज़ाद करा रही थी, जितने भी ईस्ट यूरोप के देश थे। और दूसरी तरफ अलाइड आर्मीज़ इटली और जर्मनी से अपनी लड़ाई लड़ रही थी, और उस लड़ाई में भी अलाइड आर्मीज़ धीरे धीरे अपनी प्रोग्रेस के साथ आगे बढ़ रहे थे। और अलाइड नेवी जो थी वो जापान के मेन लैंड के बहुत ज़्यादा पास पहुंचते जा रही थी, ये वाला पार्ट। फिर जापानीज़ ने असम पे भी अटैक किया, असम रिपेल हुआ। और बैटल ऑफ इम्फाल और कोहिमा बहुत फेमस है, आप में से कई लोगों को पता भी होगा। और यहीं पे आईएनए और सुभाष चंद्र बोस ये जापान के साथ लड़ते लड़ते इम्फाल पहुंच गए थे, और जो असम में ब्रिटिश आर्मी थी उन्होंने जापानीज़ आर्मी को वापस पीछे धकेल दिया। अब 1944 6 जून को डी डे कहा जाता है। देखिए, अब डी डे क्या है कि जितनी भी अलाइड कंट्रीज़ थी, पहले तो 4 साल से फ्रांस जर्मनी के अंडर था, तो अलाइड कंट्रीज़ ने नॉर्दर्न फ्रांस पे एरोप्लेन्स की लैंडिंग कराई, और फिर फ्रांस को इन्होंने कुछ ही महीनों में जर्मनी से आज़ाद करा दिया। और जर्मन आर्मी को उन्होंने वापस पीछे धकेल दिया, और जर्मनी की जो आर्मी थी वो अपने बॉर्डर में चली गई। उसके बाद 1945 में 29 अप्रैल में जर्मनी की आर्मी ने सरेंडर कर दिया। फिर उसके एक दिन बाद 30 अप्रैल को हिटलर ने सुसाइड कर लिया, और इसी के साथ वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जर्मनी हार गया। तो इसे कहा जाता है विक्ट्री इन यूरोप डे, और कई बार इसे वीई डे भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि यूरोप में लड़ाई ख़त्म हो गई। अब क्योंकि पहले जापान ने यूएसए पे अटैक किया था, इसीलिए जापान पे भी 2 बड़े बॉम्ब्स गिराए गए, न्यूक्लियर बॉम्ब्स। तो टू अवॉइड अ फुल स्केल इन्वेजन ऑफ जापान मेनलैंड, न्यूक्लियर बॉम्ब्स ड्रॉप्ड ऑन। तो हिरोशिमा पे 6 अगस्त को पहला न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया, और उस बॉम्ब का निक नेम रखा गया लिटिल बॉय। फिर दूसरा न्यूक्लियर बॉम्ब नागासाकी पे गिराया गया 9 अगस्त को, और उसका निकनेम रखा गया फैट मैन। फिर एट लास्ट 15 अगस्त को जापान ने सरेंडर किया। तो ये जो निकनेम है लिटिल मैन और फैट मैन, ये लिटिल बॉय और फैट मैन सॉरी, तो ये कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं, तो इसे आप याद रखिएगा। देखिए, अब एक यहाँ पे मेन रीज़न है एक कि यूएसए ने न्यूक्लियर बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी पे क्यों गिराया। वो चाहते तो टोक्यो पे भी गिरा सकते, जबकि टोक्यो जापान की कैपिटल है, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि जापान में ऑलमोस्ट लाइक आधे से ज़्यादा टैंक्स और इन सब चीज़ों का प्रोडक्शन हिरोशिमा और नागासाकी पे होता है। ये सब इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे इन सब का प्रोडक्शन होता है। इसीलिए जिससे ये सब कुछ ख़त्म हो जाए, यूएसए ने ये 2 सिटीज़ को चुना न्यूक्लियर बॉम्ब को गिराने के लिए। और ऐसा भी माना जाता है कि मतलब बॉम्ब गिरते ही तुरंत 1 लाख लोग हिरोशिमा पे मारे गए, 1 लाख लोग, और करीब 80,000 लोग नागासाकी में मारे गए। और इतने लोग तो जस्ट बॉम्ब के गिरते मरे थे, और उसके बाद तो न जाने कितने लोग कितनी सारी बीमारियों के शिकार हुए थे। और इवन अभी भी वहाँ पे बच्चे बॉर्न होते हैं तो कोई भी मतलब किसी न किसी बीमारी का शिकार होते ही हैं, वहाँ पे बच्चे अभी भी बॉर्न होते हैं तो।
और ये जेनेटिक म्यूटेशंस के कारण ये सब हुआ कि अभी भी वहाँ पे बच्चे ऐसे बॉर्न होते हैं। और ये 15 अगस्त डेट ये बहुत इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जापान के इस डेट को सरेंडर करते ही, इसी डेट को कमेमोरेट करते हुए हमारे कंट्री इंडिया को आज़ाद किया गया, उसे फ्रीडम मिला। तो ये सब था जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान, जब ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो रहा था तब क्या क्या हुआ वो अभी हमने देखा। अब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद यानी आफ्टरमैथ क्या क्या हुआ वो हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 2 में देखेंगे, इसी वीडियो का पार्ट 2। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। बाय बाय।